हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। वेलकम टू प्रोविजन कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्लास 9th पे थोड़ा सा हम ध्यान दे लें कि क्लास 9th में हमने केमिस्ट्री में मेनली जो इस चैप्टर से रिलेट कर रही है, वो उसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो मेनली आपने पढ़ा, मैटर पढ़ा। मैटर के अंदर क्या क्या पढ़ा? मैटर में आपने प्योर सब्सटेंस पढ़ा, मिक्सचर पढ़ा, प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट कंपाउंड्स पढ़े, और मिक्सचर में आपने हेट्रोजीनियस होमोजीनियस पढ़ा। होमोजीनियस वो जो मतलब कि आप अलग नहीं कर सकते नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज का यूज करके, या फिर और हेट्रोजीनियस वो जिसको आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक, फिजिकली नॉर्मल से। अब आते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जो कि मेन बेस क्रिएट करेंगे आपके इस चैप्टर की। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होते हैं? जो रिवर्सिबल हो। क्या हो? रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल कैसे? मतलब जैसे कि आपने आपके घर में फ्रिज होगा, तो फ्रिज से आप क्या करते हैं? आइस क्यूब्स निकालते हैं, आइस निकालते हैं। उसको जब आप रूम टेम्परेचर में रख देते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो जाता है तो मेल्ट होने के बाद वो फिर से वाटर बन जाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म है। और आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म है। तो देखो यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ ना, आपने पढ़ा होगा मैटर स्टेट क्लास 9th में ना, सॉलिड लिक्विड गैस, मेनली यही पढ़े थे। कोलाइट वगैरह में, बोसॉन वगैरह में भी हम नहीं जाएंगे। क्लास 9 का जब ये वीडियो बनेगा, जिनको भी ये डाउट हो कि भैया अभी ये फिजिकल चेंज जो आपने थोड़ा सा हमको इंट्रोडक्शन दिया है क्लास 9 का, या फिर रिवाइज कराया है, इससे अपना काम नहीं हो रहा है, जब क्लास 9 का फर्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें ये सारी चीजें कवर होंगी। तो जिस भी बच्चे को डाउट हो वो उस वीडियो में जाके, मैं इसके बाद जैसे ही वो बनेगा मैं डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करवा दूंगा उस वीडियो को लिंक, तो आप लोग उसमें जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें? देखो, सॉलिड से वाटर, सॉलिड से लिक्विड, स्टेट इसका चेंज हो गया। ठीक भैया, यहाँ तक समझ में आ रहा है? बढ़िया समझ में आ रहा है भैया। अब क्या वाटर से फिर से आइस बना सकते हैं? हाँ, आराम से बना सकते हैं। इसी वाटर को वापस रख देना है फ्रिज में और ये फिर आइस क्यूब से बन जाएगा। तो ये देखो रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल वाला कोई एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे कि आप ठंड में क्या करते हैं? बढ़िया से घर वालों के साथ बैठ के लकड़ी वगैरह बढ़िया से लगा के चाय वगैरह कुल्हड़ में लेके बैठ जाते हैं ना, तो क्या होता है? आग आग लगाते हैं आप। थोड़ा सा क्या, ठंडी लग रही होती है, अपनी बॉडी को वार्म रखना होता है, इसलिए आप आग आग तापते हैं ना, जिसको आप हम लोग नॉर्मल अपनी हिंदी लैंग्वेज में आग तापना ही बोलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? आपको क्या मिलती है? राख मिलती है, ऐश मिलती है ना। अब मैं कहता हूं, क्या उस जो आपको ऐश या राख मिली हुई है, उससे आप फिर से लकड़ी बना लोगे? बना पाओगे? नहीं बना पाओगे ना। मतलब कहता हूं, कोई सी प्रॉपर्टी कुछ भी यूज कर लो, क्या आप बना लोगे? नहीं बना पाओगे ना। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस एक्शन को क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। जो ये एक्शन हुआ कि मतलब जो अब आप वापस उस चीज से, मतलब कहते हैं ना कि जो बड़े हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, समय से जब चला जाता है तो लौट के नहीं आता। तो जैसे समय आप वापस नहीं ला सकते, सिर्फ टाइम मशीन अभी तक पिक्चर की बात है। कोई अब कहने लगे, नीचे कमेंट्स में लिखने लगे भैया टाइम मशीन से लाएंगे, तो टाइम मशीन अभी रियल लाइफ में अभी नहीं एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सिर्फ आपने पिक्चर्स में देखा है। तो इसलिए आप ये चीज को समझें कि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो अब वापस टॉपिक में आते हैं। तो आप क्या है, इसको फिर से वापस से क्या वही mood वापस से प्राप्त कर लेंगे? क्या नहीं कर पाएंगे ना। तो ये क्या है? ये है केमिकल चेंज। ठीक है, तो जो चेंज, अब आपको एक नॉर्मल से डिफिनेशन बताता हूं जिससे आपको चैप्टर से काम है। तो फिजिक्स चेंज क्या है कि इसमें आप नॉर्मल स्टेट चेंज कर देते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, या फिर ये रिवर्सिबल या रिवर्सिबल वाली चीजें तो अलग है। मतलब आप इसका स्टेट चेंज कर देते हैं। जैसे आपने सब्जी काटा, सब्जी काटने के बाद वापस पूरी वैसी तो सब्जी नहीं बना पाओगे, फिर पीसेस में टेस्ट वही रहेगा, आइडेंटिटी वही रहेगी, उसकी आइडेंटिटी बदल जाएगी क्या? नहीं। पर केमिकल चेंज में क्या होता है? आइडेंटिटी बदल जाती है। तो आज इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ने वाले हैं केमिकल चेंज। केमिकल कैसे चेंज कर देते हैं, किसी भी न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर देते हैं। समझ में आया? तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक, चलो। तो बेटा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हमने पढ़ा। भैया कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस हो रही, मतलब कुछ भी चीज हो रही, चलो आपको रिएक्शन नहीं पता क्या होता है, मैं कहता हूँ कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ आप काम करते हैं तो उसका फल मिलता है ना, वैसे ही आप कुछ हरकत कर रहे हो तो कुछ रिजल्ट मिल रहा है। तो पता कैसे चलेगा कि वो जो रिएक्शन है वो केमिकल चेंज के कारण हो रही है या फिजिकल चेंज हो रहा है? इसमें मतलब जो भी चीज आप कर रहे हैं काम, उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये ऐसे पता चलेगा कि जब आप उसमें ध्यान लगाएंगे थोड़ा सा, तो जब चेंज इन स्टेट हो या चेंज इन कलर हो, मतलब जैसे कि आपने एक लिक्विड लिया, उसमें दूसरा लिक्विड ऐड कर दिया, तो मिलने वाला लिक्विड ही ना मिले, गैस मिल जाए, या फिर आपने कुछ ऐसा
मतलब कलरलेस लिक्विड लिया, मिलने वाला कुछ येलो कलर का लिक्विड मिल गया तो कलर फॉर्म हो गया, कोई चेंज कलर हो गया, मतलब आपने कुछ इसमें ऐड किया, कुछ गैस इवॉल्व हो गई गैस। ठीक है, तो ये एक। फिर उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर हो गया, मतलब कि जैसे कि आपने नॉर्मल सा लिक्विड ले रखा है, उसके ऊपर कुछ ऐड किया, उसकी जार को टच करके देखा तो एकदम से अंदर से हीट प्रोवाइड कर रहा है, बाहर को हीट फेंक रहा है, उसको गरम गरम लग रहा है टच करने में। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे आपने जैसे इसी इन्हीं दोनों जार को देखो, इसमें से आपने इन दोनों को ऐड किया, कुछ नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, मतलब कुछ नीचे जाके बैठने लगा। कुछ होता है ना, जैसे पानी में बालू मिला देते हैं, बालू जब मिला देते हैं तो बालू कुछ टाइम बाद नीचे बैठ जाते हैं, मिट्टी जिसको कह रहे हैं ना, सैंड। ठीक, चल, तो ऐसे पता चलेगा हमको कि कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, मतलब भैया अभी तो आपने दो का कहा था, यहाँ पे तो वन भी लिख के लाए हैं आप, वन भी लिख के लाए हैं। देखो भैया, हो सकता है कि आगे, मतलब अभी तो हो सकता है, क्या है ही, आपको आगे जाके दिखाएंगे कि नॉर्मल आप जैसे वन करते हैं, जैसे कि आप एक चाइना डिश में Cl2 को रखते हैं, और फिर उसके बाद आपको ये ग्रे कलर का कुछ मिलता है, उसके बाद फिर इसमें आप जब देखते हैं तो आपको Ag अलग मिलता है, Cl अलग मिलता है, मतलब एक सब्सटेंस था, आप इसको जब रखते हैं सनलाइट के प्रेजेंट में तो क्या होता है, ये आपको अलग अलग मिल जाता है, मतलब Ag और Cl2 मिल जाता है, Ag प्लस Cl2 अलग अलग मिल जाता है, मतलब देखो एक सब्सटेंस था, उससे दो फॉर्म हो गए, समझ में आया। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक और डेफिनेशन जो आपकी एनसीईआरटी की है, व्हेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स, देखो इसीलिए मैंने आपको केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था। व्हेन एवर केमिकल चेंज अकर्स वी से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। समझ में आया यहां तक, कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक बार वीडियो को पॉज करो, समझने का ट्राई करो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखो। ठीक है, समझ में आ जाएगा। और बच्चे ट्राई करें कि जब वो वीडियो देख रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखें, नोटबुक और एक पेन। इससे क्या होगा, क्योंकि हमने जो भी टॉपिक सेट किए हैं वो एनसीईआरटी के टॉपिक के हिसाब से किए हैं, मतलब सीरीज जो है, मतलब जैसे एनसीईआरटी ने पहला टॉपिक जो रखा है वही टॉपिक हमने भी पहले रखा है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है भैया, ये तो आपने बता दिया। देखो ये आते हैं कि भैया ये रिएक्शन जो हो रही है, वो लिक्विड रखे हैं, उनको हम मिला रहे हैं, एक नया कुछ बना रहे हैं, नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे, समझ में आ रहा है। अब हर जगह आप अपनी नोटबुक में दो लिक्विड थोड़ी अपना पैकेट में पैक कर करके चिपका देंगे, फिर नया जो फॉर्म लिक्विड है वो चिपका देंगे, उसको लिखेंगे ना किसी तरीके से। तो उसके लिखने को तरीके को, जब हम केमिकल रिएक्शन किस फॉर्म में लिखते हैं, उसको लिखते हैं केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। तो लिख लीजिए, शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द ऑफ सिंबल्स, फॉर्मूले एंड द रेशियो। जो रेशियो है, मतलब कि पहले आप रेशियो में, एक फिक्स्ड रेशियो में किसी भी चीज को मिलाते हैं ना, रेशियो आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में। ठीक है, ऑफ द नंबर ऑफ द वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। कोई सी भी रिएक्शन में मान लो कि आप ए प्लस बी से कुछ बना रहे हैं, जो मिलने वाला सब्सटेंस है एवी है। ठीक है, तो जो आपके ये लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब जिनसे आप काम करवा रहे हैं, जिनको आप पहले ले रहे हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो आपको मिल रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, अब भैया केमिकल इक्वेशन को भी लिखने के तीन तरीके होते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं, आइए नजर डालते हैं। फर्स्ट वे टू डिस्क्राइब केमिकल रिएक्शन, देखो सबसे पहली आपकी एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी है, मैं आपको बता देता हूं। पहले एक्टिविटी देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं वे टू राइट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपने ऑब्जर्व, आप एक्टिविटी एनसीईआरटी की बुक खोली, एक्टिविटी फर्स्ट देखिए, उसमें आपको एक्टिविटी में कहता है क्या है कि आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको एक उसको बर्न करना है। जब आप उसको बर्न करेंगे तो डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब व्हाइट पाउडर आपको मिलता है, डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम नहीं, डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम तो मिलता ही है, और व्हाइट पाउडर भी मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, मतलब कि भैया ये कुछ ऐसा दिखता है, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बंद करेंगे तो कुछ ऐसा बंद करते हुए, मतलब देखो व्हाइट फ्लेम है, डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम, ऐसा फ्लेम आपको मिलेगा। और आपको मिलेगा फिर क्या, उसके बाद व्हाइट पाउडर। क्या मिलेगा, व्हाइट पाउडर। ठीक, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं। ठीक है, अब इसमें जो पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं कि एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है, ये मैं आपको आगे सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है,
देखो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, ये बर्नर है, ये आप कर रहे हैं, ये देखिए व्हाइट ग्लास ले रहे हैं, ये मैग्नीशियम रिबन कर बर्न कर रहे हैं। तो जब बर्न कर रहे हैं तो ये सब चीजें मिल रही हैं। इसमें एक रिएक्शन है, जब आपने इसमें पूरी एक्टिविटी करवाई, तो एक्टिविटी में अब आप थोड़ी लिखोगे एक मैग्नीशियम रिबन चिपकाओगे, बगल में बर्नर चिपका दोगे, फिर उसके बाद जो पाउडर मिल रहा होगा वो इक्वल टू मिला चिपका दोगे, ऐसा नहीं करते ना। तो भैया रिएक्टेंट्स ये चिपके हुए हैं, प्रोडक्ट ये चिपका हुआ है, तो उसको लिखने का एक तरीका है। तो लिखने का पहला इसी रिएक्शन को लिखने के तीनों तरीके से लिख के देखते हैं। सबसे पहला तरीका, फर्स्ट वे टू डिस्क्राइब केमिकल रिएक्शन। When a magnesium ribbon is burnt in the presence of oxygen, it gets converted to magnesium oxide. एक पहला तरीका है कि आप ये लाइन लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने मैग्नीशियम रिबन लिया है, उसको एयर के प्रेजेंट, मतलब एयर में क्या ऑक्सीजन इनटेक नॉर्मल ले रहे हैं, ठीक है। एयर की प्रेजेंट में अब ये नहीं भैया दूसरी गैसेस भी तो प्रेजेंट होती है। मैक्सिमाइज देखो, जो आप अर्थ के जो लोअर एकदम क्रस्ट लेवल में रहते हैं, तो वहां पे आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो आपको मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, समझ में आ गया। भैया दूसरा तरीका क्या हो सकता है? भैया दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भैया ये जो बीच में वर्ड है ना, इन बर्न इन द प्रेजेंट, ये सब हटा के हमने सीधा सीधा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, समझ में आया? ठीक, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। तो ये देखो इस स्लाइड को रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट, वेरी गुड। तो इसके बाद थर्ड वे क्या हो सकता है? कि भैया देखो, आप अगर कई बच्चों को पता होगा पीरियोडिक टेबल नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मे बी इस बार सिलेबस में है या नहीं, पर हम आपको एक दिन जब भी स्टार्ट करवाएंगे तो आपको एक बार पीरियोडिक टेबल का 10-15 मिनट का वीडियो डाल देंगे, जिसमें आपको एलिमेंट्स का नॉलेज हो जाएगा। तो उसमें बता दें कि जैसे कोई भी आप एलिमेंट हो, जैसे नॉर्मल आप बोल रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम ले रहे हैं, तो इसका एक सिंबल डिनोट किया जाता है कि मैग्नीशियम को Mg से भी डिनोट किया जा सकता है, मतलब Mg लिख देंगे तो हम मान जाएंगे क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम, ठीक है। ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं। भैया यहाँ पे O2 क्यों लगा है? देखो ये मैं आपको आगे बताता हूँ, O2 N2 H2 ये सब क्यों लिखते, चलो अभी पहले प्रेजेंटली ये समझो कि केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूले के बेस में कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। Mg है, फिर O2 है, फिर उसके बाद फॉर्मेशन MgO हो, जो कि पूरा अगर आप वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, चलो ऐसे डिनोट करते हैं। भैया आगे आप ये और क्या लगा रहे हैं, सॉलिड गैस, और ये क्या है फिर सॉलिड, इसका मतलब देखो मैं आपको, आगे स्लाइड है कि नहीं फिर मैं आपको बताता हूँ देख के। हाँ देखो, किसी भी चीज को राइटिंग करने का सिंबल है, अब ये क्यों जरूरी होता है? देखो मेरी बात को समझो। अब आप पूरा एक्वस देखो, एक्वस क्या होता है? जब कोई भी मतलब जैसे सब्सटेंस है या फिर कोई कंपाउंड है वो वाटर में प्रेजेंट हो, मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट अ सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। बाकी गैसियस मतलब उसका जो स्टेट है जो भी आपने लिया है उसका गैस के फॉर्म में है, कि एल मतलब लिक्विड फॉर्म में है या फिर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। समझ में आया? तो ये सब चीजें वैसे नॉर्मल लिखी नहीं रहते हैं, लेकिन क्या होता है जब कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे एक बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। आयरन है, आयरन होता है, आयरन को वो जब रिएक्ट करवाते हैं, अभी आपके में एक रिएक्शन है बुक में, एनसीईआरटी की बुक में रिएक्शन लिखी हुई है। ये देखो एनसीईआरटी की बुक में रिएक्शन लिखी हुई है एपी H2O। H2O का मतलब हमको पता होता है पानी, तो पानी हम लोग जनरली किस फॉर्म में समझते हैं, लिक्विड फॉर्म में, समझते हैं कि नहीं समझते? अगर यहाँ पे मैं गैस लिख के नहीं लाता तो समझ में नहीं आता कि H2O स्टीम की फॉर्म में, समझ में नहीं आता ना, और रिएक्शन होती ही नहीं। तो देखो यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल, मतलब जनरली नहीं लेते हम लोग, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। अब देखो जैसे यहाँ पे अगर गैस नहीं लिखा होता तो आप लोग जनरली क्या समझते हैं, हम लोग खुद ही बताओ आप क्या समझते हैं? कि हम नॉर्मल H2O किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा ना, ठीक है। इसलिए इसका न्यूज होता है कि भैया जो एरोज होते हैं, ये एरो बने हैं ना, इन एरो के ऊपर ये जैसे प्रेशर हो गया, और स्पेशली जैसे मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब चीजें इसके ऊपर एरो के ऊपर शो कर देते हैं कि मतलब किसके कितने प्रेशर में इस रिएक्शन करवाया जा रहा है, कितने टेम्परेचर में इस रिएक्शन करवाया जा रहा है, कौन से कैटलिस्ट के प्रेजेंट में कराया जा रहा है, ये सब चीजें आपको इस एरो के ऊपर या नीचे देखने को मिल जाती हैं। ये आपने देखा कि रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। चल भैया, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? आपने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें आपने ये पढ़ा कि जो मास है ना ही उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बात को यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। अभी आपको एक रिएक्शन मैंने कहा Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, ठीक भैया, समझ में आया? ठीक है भैया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, और
मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक एटम, मतलब अगर उस तरह सेपरेट देखोगे तो मैग्नीशियम का वन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का वन, तो यहाँ पे ये 2 है और ये 1 1, अगर ऐड भी करोगे तो ये 2 और ये ऐड करोगे तो 3। तो ये इधर ये कैसा हो गया, जब आप कह रहे हैं मास को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा सा मतलब उसका चेंज कर सकते हैं, उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये कैसे हो गया, तो इसीलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे O को 2 बनाना है तो इसके आगे 2 लगा देंगे, भैया अब तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया तो इसके आगे 2 लगा देंगे, समझ में आया। चलो एक रिएक्शन और देख के बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक। Zn प्लस H2SO4 जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू सल्फोनिक जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट, क्योंकि SO4 है ना 8 लगाते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। एलिमेंट क्या क्या है, चलो लिख लेते हैं पहले, भैया एलिमेंट है Zn, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट है सल्फर, चौथा एलिमेंट है ऑक्सीजन। अब देखो क्या करते हैं, पहले पूरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अलग अलग एटम्स लिख लेते हैं नंबर इस चार्ट में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं Zn के कितने लेफ्ट हैंड साइड है, बताओ, एक एटम है, ठीक है। H के कितने हैं भैया, 2 एटम है। S के कितने हैं भैया, 1 एटम है। O कितने हैं भैया, 4 एटम है, बहुत ज्यादा एटम है। फिर आओ देखो, फिर Z के 1 एटम है, S के 1, सॉरी H का देख रहे हैं ना, दूसरा H लिखा हुआ है। H के कितने हैं, 2 एटम है। S के कितने हैं, 1 एटम है। O के कितने हैं, 4 एटम। अरे ये तो दोनों तरफ इक्वल है, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। चलो एक, अब तो ये बैलेंस रिएक्शन आ गई। चलो एक काम करते हैं, अभी एक रिएक्शन आपने देखी थी ना, अ, चलो इस रिएक्शन को ले लेते हैं, यहाँ पे चलो यहीं पे लिख देते हैं, एक बढ़िया चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और ये है एलिमेंट्स, ठीक है। भैया सबसे पहला थोड़ा सा यार, इसमें तो ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझना कि मान लो कि ये 3 अभी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, हटा दो, एग्जाम्पल के रूप में समझो। सब Fe लो, Fe में देखो भैया, Fe हाइड्रोजन के, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन, मेनली यही 3 है, कोई और भी है, नहीं यही बस है ना, यही बस, चल अब देखो। फिर पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, Fe कितने एटम है, 1 एटम है। हाइड्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम। इधर देखो भैया Fe के तो 3 एटम है, ऑक्सीजन, सॉरी पहले हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन के तो चलो हाइड्रोजन तो बराबर लग रहा है, और ऑक्सीजन 4 एटम है। ये क्या हो गया भैया, ये तो गलत हो गया, हम लोगों के साथ हो गया ना। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले जो ये रिएक्शन लिखी हुई है Fe प्लस H2O gives you Fe3O4 प्लस H2। इनको सबको बढ़िया से ऐसे बॉक्स में कर लेते हैं, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी आपको सिखाती है, ठीक है। अब क्या करते हैं भैया, इस मेथड, एक मेथड ट्राई करते हैं, इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। उस मेथड के थ्रू इसको बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। पहले क्या करते हैं, जो सबसे, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा एटम है, कौन सा यहाँ पे कौन सा, वो है O4 क्यों लिख दिया यार, सो सॉरी, इसमें 4 लिखना था। ठीक है, चलो अब भैया सबसे पहले हम कंपाउंड को उठाते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स है। देखो इसमें ये कंपाउंड है, उसमें भी O के पास सबसे ज्यादा एटम्स है। देखते हैं इसके हिसाब से दूसरे साइड वाले एलिमेंट को उसका नंबर देते हैं। जैसे इसमें क्या है, O है, O के सामने क्या है, इधर 4 था, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगा देते हैं, ठीक है। भैया अब क्या है, H तो 2 ही है, इधर क्या हो गया H का, H क्या हो गया, 8 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे करते हैं, Fe3 है, Fe को भी 3 दे देते हैं, क्योंकि Fe तो सिंगल है, यहाँ 3 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया यहाँ पे देखो ऊपर वाली रिएक्शन में भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पे देखिए H जो है H2 8 हो गया ना भैया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, यहाँ पे तो एक, तो यहाँ पे भी फूल लगा देते हैं, समझ में आया, कंफ्यूजन हुई थी, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब आते हैं अगली टॉपिक की ओर, जो कि है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक सबको समझ में आया, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत,
अगर दिक्कत हो या कोई कंफ्यूजन हो तो मेरी उस बात को याद रखो, वीडियो को पॉज करो और वीडियो को फिर से देखो। ठीक है, सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। भैया ये क्यों पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस हो रही हैं ठीक है, अभी इसमें टाइप कैसे, अलग अलग टाइप कैसे, भैया देखो हो सकता है कि पहले आप 2 से 3 एलिमेंट्स को ले लो, या फिर एलिमेंट्स कोई एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के साथ ले लो, उसको रिएक्ट करा दो, कोई नया सब्सटेंस बना लो, समझ रहे हो सकता है आप सिंगल से कई सारे बना दो, तो ये अलग अलग टाइप में टेक प्लेस कर रही है ना, इसलिए उनके टाइप्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक, समझ में आ गया। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ये वाली बात को बिल्कुल ध्यान रखना, जो केमिकल रिएक्शन है ये ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि चीनी मतलब वाटर और शुगर का जो आप लोग बढ़िया से गर्मी के टाइम पीते हैं ना, शरबत जिसको बोलते हैं ना, उसके सॉल्यूशन के जैसा नहीं है भैया, कि भैया आपके H2O के बॉन्ड के बीच में जैसे ऑक्सीजन, ये H है और ये H है, इनके बॉन्ड के बीच में जो स्पेस होता है उसमें शुगर फिट हो जाती है, ऐसा नहीं होता है इसमें। इसमें क्या हो रहा है, ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, तो प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं अपनी पहली रिएक्शन की ओर, जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो नाम से पता चला कॉम्बिनेशन, कंबाइंड हो रही चीजें। ठीक है, जैसे कहते हैं ना क्लास में हम लोग बैठे हैं, चलो सब लोग कंबाइन हो जाओ, मतलब एक पास खड़े हो, एक पे खड़े हो जाओ। ठीक है, चलो, तो इसमें कैसे मान लो कि एक रिएक्टेंट्स में एक सब्सटेंस ए है और एक बी है, तो जो फॉर्म होगा वो सिंगल सब्सटेंस होगा। क्या फॉर्म होगा, सिंगल, मतलब इधर कितने सब्सटेंस है, 2 है या 2 से ज्यादा ही मान लो, तो लेकिन जो फॉर्म्ड प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया यहाँ तक? मतलब कि बेटा कि आपके पास कितने भी लोग बैठे हों, लेकिन जब आप वहां पहुंचोगे तो एक ही, मतलब इकट्ठा होके, ऐसा नहीं कि भैया एक ही, कहने का मतलब आपने बोल दिया कि क्या एक ही आदमी जाएगा, मतलब ए या बी में से ए ही चला जाएगा, नहीं, दोनों छोड़ के जाएंगे। समझ में आ रहा है? और अंदर से एकदम बॉन्ड तोड़ के एकदम, या फिर बना के। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो बनेगा ही ना, टूटेगा थोड़ी। ठीक, चल, वेरी गुड। चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो क्विक लाइम, जिसको सीधी सीधी बात है, इसमें क्विक लाइम लिखा है। क्विक लाइम ये क्या होता है भैया, सीधा बता दूं, ये होता है चूना। क्या होता है, चूना, जिसको आप मिलाते हैं पानी में, वो बन जाता है सेक्ड लाइम। ठीक है, आपसे एक बढ़िया सा एक मेरा एक सवाल है कि जो आपने अक्सर देखा होगा कि गाँव वगैरह, देखो जनरली लोग गाँव जाते होंगे या फिर नहीं जा रहे तो कभी जाना, तो आप देखोगे कि जो गांव में कच्ची दीवारें होती हैं वो चूने से पोते जाते हैं और बढ़िया व्हाइट कलर की साइन करती हैं। ये क्यों करते हैं, देखो इसकी रिएक्शन रिएक्शन क्या होती है उसमें, आज रिएक्शन ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि काम तो यहाँ तक का था, फिर भी ये हम आपके लिए लेके आए हैं। देखो क्या हो रहा है इसमें, ध्यान समझो। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड कर रहे हैं, आपको मिल रहा है स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ हीट भी मिल रही है। देखो भैया ये मिला बात, ये हीट मिल रही, कहाँ से मिल रही है? वहां बर्नर लगा था क्या भैया, ऐसे पानी है, पानी में तो भैया पानी डाल दो तो गर्मी हीट कम हो जाती है, पर यहाँ पे पानी में डालने में हीट निकल रही है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं क्या है, क्या कौन सी रिएक्शन कहते हैं बताओ, सोचो, अगर जिसको पता है वो कमेंट्स में जरूर लिखे कि इसको क्या, कौन सी रिएक्शन करते हैं। बाकी जिनको नहीं पता है, ठीक है, उसको उनको बता दें कि इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब आप जब कुछ भी सब्सटेंस न्यू फॉर्म हो रहा है उससे हीट आपको प्रोड्यूस हो, मतलब समझ रहे हो, इंटरमीडिएट जब बना, मतलब जो फॉर्मेशन हो रहा है उस बीच में हीट मिले आपको। ठीक है, अब ये थोड़ी है कि भैया जो स्लेट लाइम है बनने के बाद 4 दिन बाद देखेंगे तब भी वो हाथ डालेंगे तो गर्म मिलेगा, ना 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 ना, जब वो फॉर्म हो रहा होगा। समझ में आया, वेरी गुड भैया। इसी सेक लाइन को जब हम लोग दीवार में पॉलिश कर देते हैं ना ब्रश से लेके बढ़िया से, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपको पता है एटमॉस्फेयर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, वाटर उड़ जाता है, ठीक है, दीवारों से, और कैल्शियम कार्बोनेट बढ़िया सी व्हाइट शाइनिंग आपको दे देता है। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, और भी जो रिएक्शंस हैं, अगर मैं सारी रिएक्शंस बुक की करवाऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। चलो आते हैं, अभी आपको मैंने बता दिया एक्सोथर्मिक, अभी एंडोथर्मिक क्या है भैया। देखो सीधी सी बात है भैया, ये रिएक्शन हमको दे रही है अगर, तो ये रिएक्शन हमसे एनर्जी ले रही होगी। मतलब कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत हीट प्रकार की होती है, जैसे घर का एक लड़का होता है, छोटा हो या बड़ा हो जो भी हो, आप देख लेना कि आप में से कौन है, कि अगर वो बैठा है और उसको घर वाले कह दें कि ये काम कर दो, तो वो इतना आसानी से नहीं करेगा।
इतना आसानी से वो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? वो क्या करेगा, उसको आपको बोलना पड़ेगा बार बार, जा जा जा, मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। वैसे ही जिन रिएक्शंस को करवाने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, एनर्जी आपको हो सकती है वो हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में, वो किसी के फॉर्म में भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वेरी गुड। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी मैंने बताया कि जैसे जो रिएक्शन आपको हीट एनर्जी उस टाइम पे रिलीज करें, उनके लिए एक एक रिएक्शन भी लिख के लाया मैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभी देख, भैया 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 भैया, ये रिएक्शन अभी मैंने देखा था। कहाँ देखी है, देखो देखो देखो, जल्दी देखो। ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से बनाए थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड से वो रिएक्ट की थी। ठीक, अब देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो फिर से आपको क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है, क्विकलाइन। भैया जहां से शुरू किए थे तो वहीं आके पहुंच गए ना। और साथ ही साथ कैल्शियम, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए, ये होती है मीथेन गैस, ऑक्सीजन रिएक्ट करी, आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी। देखो ये आपको मिल रही है। ठीक है, ये आपको मिल रही है और इसमें आपको देना पड़ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये है शैतान बच्चा, और ये वो बच्चा है जो मम्मी की आंखें भी देखता है और सीधा तुरंत उठ के काम करने लगता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, भैया ये कौन सी रिएक्शन है, देखो ये जस्ट अपोजिट रिएक्शन कही जाती है, किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था, हम्म, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि हम दो रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। इसमें क्या करेंगे, हम सिंगल प्रोडक्ट से, सॉरी, सिंगल रिएक्टेंट से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या कहता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंगल कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, फेरिक सल्फेट को हीट किया तो क्या मिला, ठीक है, आयरन ऑक्साइड मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। ये सब चीजें हमको मिली, कैसे मिली भैया, हीट करने से मिली। मतलब नॉर्मल से एक सब्सटेंस लिया, उसको हमने हीट किया तो हमको तीन सब्सटेंस मिल गए। भैया क्या, जो मैंने आपने हीट किया है, जैसे मान लो कि आपने फेरिक सल्फेट को ऐसे लिया और हीट किया, ठीक है, यहाँ पे रखे, जब आपने उसको हीट किया तो क्या भैया, एक एक प्लेट में अलग अलग ऐसे ऐसे आ गए क्या, नहीं, देखो यहाँ पे, देखो ये फॉर्मेशन ऑफ गैस में, गैस के फॉर्म में ऊपर उड़ गए। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू सब्सटेंस अपॉन हीटिंग। देखो, अब देखो, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये थ्री टाइप से कराया जाता है। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने अभी आपको यहाँ पे जब बताया था, एंडोथर्मिक रिएक्शन, उस टाइम पे मैंने ये पॉइंट जानबूझ के छोड़ दिया था कि जब मैं डिकम्पोजिशन स्टार्ट कराऊं या समझाऊं तब उसके बाद बताऊं। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक हमें पता है कि भैया हमको हीट देनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। जब आप हीट दे रहे हैं तो इसका मतलब है, तो जनरली चांसेस हैं कि वो रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। मतलब, लेकिन अगर all endothermic reactions are not generally decomposition reaction, but all decomposition reactions are endothermic reaction। समझ में आया, चलो, ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है। जैसे आप लोग बाथरूम में जो मग यूज करते हैं ना, आप उस मग को लें, उसमें नीचे दो होल कर दें। ठीक है, होल करने के बाद उससे कार्बन के इलेक्ट्रोड ऐसे निकाल दें, ऐसे मग ले लें, उसमें यहाँ से होल कर दें, एक बैटरी से ऐड कर दें, यहाँ पे आप कार्बन के नोड और कैथोड लगा दें, उसमें उल्टा रख दें ऐसे टेस्ट ट्यूब, और फिल कर दें वाटर। जब आप इस सर्किट को ऑन करेंगे तो आपको इस एक ट्यूब में ऑक्सीजन, जिसको आप लिखते O2 के फॉर्म में है, Q2 क्यों लिख रहे हैं, O2 O2 लिखते O2 के फॉर्म में, और एक में मिलेगा हाइड्रोजन, ठीक, H2 के फॉर्म में जिसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का पार्ट करेगा ये, मतलब इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन इस पे काम करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम इसमें डिकम्पोजिशन करवाएंगे। ठीक है, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस अपॉन पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, समझ में आया, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। फिर आते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। देखो इसकी रिएक्शन भी लिखी हुई है, देखो पहले थर्मल की रिएक्शन पढ़ लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिक की पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक वाले तो हमने बता दी, थर्मल के हो जाते हैं। लेड नाइट्रेट को जब आप रिएक्ट, मतलब हीट करते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया मेरी बात।
तो देखो ये सिंगल रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट आपको 1 2 3 तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब डिकम्पोज किया जाता है ना, मतलब नाम से समझ में आ रहा है डिकम्पोज मतलब चीजें नहीं मिल रही है ना, अलग है, सिंपलर पार्ट में मिल रही है। फिर आते हैं फोटो डिकम्पोजिशन में। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन का काम क्या है, मतलब देखो ये डिकम्पोजिशन लगा है तो मतलब इसमें भी कि एक आपकी नॉर्मल रिएक्टेंट्स होगा, सिंगल रिएक्टेंट्स होगा, उसको 2 या 3 जितने भी सिंपलर पार्ट्स में सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करेंगे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इसमें आपकी रिएक्शन नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूँ। इसके लिए आपकी रिएक्शन आप लिख लीजिए AgCl2 सन लाइट के प्रेजेंट में जब आप इसको रिएक्ट कराते हैं तो आपको मिलता है Ag+Cl2। ऐसे AgBr2 को भी करवा सकते हैं, जो कि ये मैंने आपको इसमें आपको एक एनसीईआरटी क्वेश्चन में मिलेगा कि जब AgCl2 को सनलाइट के प्रेजेंट में रखते हैं तो जो मिलने वाला सब्सटेंस क्या होता है, क्या मिलता है उसमें, तो आप आंसर देंगे Ag मतलब सिल्वर मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है भैया, सीधी एक छोटी डेफिनेशन, वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम ऑफ कंपाउंड। जैसे कि मैं कहता हूं कि एक आपने लिया A प्लस BC। ठीक है, मान लो ये है आपके रिएक्टेंट। ठीक, इसके बाद जब आप इसको रिएक्ट करवा दो तो कुछ ऐसा मिल जाए AB+C, मतलब कि डिस्प्लेस हो जाए वो चीज, मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए सी को कौन डिस्प्लेस कर दे, ए डिस्प्लेस कर दे रहा है, समझ में आया। तो जैसे यहाँ पे आपको एक रिएक्शन लिखी हुई है, आयरन विथ कॉपर सल्फेट विथ यू फेरिक सल्फेट, मतलब आयरन सल्फेट मतलब उसको फेरिक आयरन टू सल्फेट भी बोलते हैं इसको, लेकिन क्योंकि आयरन टू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। ठीक है, और कॉपर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो भैया, पहले क्या था, आयरन अकेले बैठा था और ये इसके साथ बैठा था। ठीक है, अब कुछ लोगों को ये चीजें बुरी लग गई होंगी, दिल पे लग गई होगी, भैया पहले वो उसके साथ थी अब किसी और के साथ है, मेरे साथ थी अब किसी और के साथ है। वैसे ही ये आप है और अब ये आप है। ठीक है, अलग हो गए, समझ में आया। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि आपको कोई डिस्प्लेस कर दे, मतलब कोई अच्छा आदमी आए, कोई बड़ा पैसे वाला आए और आपको डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, बहुत से बच्चों को दिल पे लग रही होगी ना कि भैया हम तो पढ़ने आए थे, ये क्या बोलने लगे। चलो पार्ट ऑफ जोक है, इसको हटाओ, आते हैं टॉपिक पे। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आते हैं इसी रिएक्शन में भी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसमें आते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या भी है, ये क्या करता होगा, देखो एक तो सिंगल डिस्प्लेस करता, अब इसमें इसके आगे डबल लग रहा है, मतलब अब डबल डिस्प्लेस हो रहा होगा। अदला बदली एक तरीके से कहते हैं, जैसे ए बी को आपने रिएक्ट करा दिया डी सी से। ठीक है, आपको मिलने वाला रिएक्शन मान लो मिल जाए AD+BC। देखो इसकी पहले इससे दोस्ती थी ना, इसकी इससे थे, अब इन्होंने दोस्ती तोड़ के इसने इससे बना ली और इसने इससे बना ली। समझ में आया। वैसे इसके लिए एक रिएक्शन लिखी हुई है, AgNO3 NaCl गिव्स यू Ba बैरियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। भैया ये नेमिंग वगैरह कैसा इतना सही बोल देते हैं आप, तो जिसको भी नेमिंग का कंफ्यूजन हो तो आप अप्रॉक्स 2 से 3 दिन बाद इस लेक्चर के अपलोड होने का 2 से 3 दिन बाद पूरा नेमिंग का लेक्चर आएगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये जो नेमिंग करने में वैलेंसी वगैरह क्या सिर्फ कंफ्यूजन, ये सब आपके दूर हो जाएंगे। जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सब आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखिए, AgNO3 के साथ है, NaCl के साथ है, लेकिन मिल क्या रहा है, Ag जो है क्या कर रहा है, Ag है ना, ये रिएक्शन गलत लिख गई है, इसमें Ag है ना, तो इसमें AgCl2 लिख लीजिए, AgCl2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, Ag किसके साथ है, NO3 के साथ है, पर यहाँ पे आगे जाके किसके साथ मिल जा रहा है, Cl के साथ मिल जा रहा है। ठीक है, और आगे ही Na किसके साथ, Cl के साथ है, और आगे जाके NO3 के साथ मिल जा रहा है। देखो अपनी दोस्ती जैसे आपकी आपके दोस्त के साथ है और आपका एक दोस्त और साथ में जो अपने दोस्त के साथ जा रहा है, फिर आपने अदला बदली कर दी, आप उसके दोस्त के साथ और वो आपके दोस्त के साथ, तो इस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके पहले मैं आपको बता दूं
हाँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आगे थोड़ा सा काम है। जो इक्वेशंस बैलेंस नहीं होती उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है भैया? आप देखो, अभी तक आप किसी भी एलिमेंट्स को या किसी कंपाउंड के साथ मतलब डिस्प्लेस करवा दे रहे हैं, मतलब कोई एलिमेंट या एटम का ग्रुप या कोई एटम किसी दूसरे एटम या एटम के ग्रुप को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, तो अभी आपने डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में जस्ट अभी पढ़ा। अब आप ये मेरी बात को समझिए कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या कहता है। इसमें क्या है कि आप जो भी चीजें करेंगे उसमें या तो ऑक्सीजन को ले रहे होंगे या तो ऑक्सीजन को छोड़ रहे होंगे, या तो हाइड्रोजन को ले रहे होंगे या तो हाइड्रोजन को छोड़ रहे होंगे। ठीक है, आपके हिसाब से यही डिफिनेशन बेस्ट है रिडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वगैरह ये सब अभी आप एक काम का नहीं, जितना आप एक काम का सिर्फ उतना समझिए। ठीक है, तो जब ऑक्सीडे इसमें देखो, सबसे पहले रिडॉक्स के अंदर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन कर लिया, मतलब वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, और या फिर उसने गेन नहीं किया पर हाइड्रोजन को छोड़ दिया, ठीक है, अब भी वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर आ गया। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो, ऑक्सीजन एटम या तो छोड़ दिया, या तो अगर छोड़ा नहीं तो क्या किया? हाइड्रोजन एटम का गेन कर लिया। ठीक है, जब ये दोनों चीजें एक साथ हो, ठीक, तो इस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब या तो फिर अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिर्फ रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ उसको थोड़ा सा हीट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? कॉपर और H2O, मतलब वाटर मिल रहा है। आप भैया थोड़ा सा मेरी बात को यहाँ पे ध्यान समझिएगा। बच्चे जो भी इधर उधर ध्यान लगाए ना, यहाँ पे एकदम ध्यान दे रहे हैं तो ये कंसेप्ट एकदम ऊपर चला जाएगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से निकला, ऑक्सीजन निकला तो यहाँ पे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? लूस ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो, इसने क्या किया? ऑक्सीजन यहाँ से लूस हुआ, इसमें चला गया। ठीक, समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्या किया? आगे जाके ऑक्सीजन ले लिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान से देखो अब यहाँ पे इस रिएक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ, समझाता हूँ आपको। CuO प्लस H2O, हीट गिव्स यू Cu प्लस H2O। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो ये और ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर लॉस कर रहा है। ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कहीं गेन हो रहा है क्या? नहीं नहीं, अभी तो इतना ध्यान नहीं दे रहा। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, चलो यहाँ पे भी नहीं। गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ऊपर की रिएक्शन क्या कर रही है? क्या कर रही है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रही है कि नहीं कर रही? साइड हो जाता हूँ, देखो क्या कर रही है। जो CuO है, ये Cu में जब Cu बन रहा है तो क्या कर रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? रिडक्शन हो गई कि नहीं हो गई? हो गई, हो गई ना, हो गई ना, हो गई। वेरी गुड। अब देखो ऑक्सीडेशन, ये वाली क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई। समझ में आया? अब ये जब दोनों रिएक्शन एक साथ हो गई तो इसको क्या बोल दिए? हाँ, इसको बोल दिए रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, डिफ्यूज कौन हो रहा है। यहाँ पे देखो ये लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा हो या फिर हाइड्रोजन को लूज कर रहा हो। क्या? ऑक्सीजन को गेन कर रहा हो या तो हाइड्रोजन को लूज कर रहा हो। कब? ड्यूरिंग रिएक्शन said to be oxidized, it's said to be oxidized, is said to be oxidized। बिल्कुल ध्यान से सुनना इस बात को। फिर सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि देखो जब रिएक्शन हो रही है तो या तो फिर वो लूज कर रहा हो ऑक्सीजन को या फिर हाइड्रोजन का गेन कर रहा हो ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा था, Cu रिड्यूस्ड है। हाइड्रोजन क्या कर रहा था? गेन कर रहा था। क्या कर रहा था? गेन कर रहा था ना, किसका? हाइड्रोजन का। तो ये क्या हो गया?
ऑक्सीडाइज्ड। भैया हाइड्रोजन तो यहाँ पे खुद ही रिएक्ट छोड़ने या फिर करने वाली चीज थी, तो ये ऑक्सीडाइज कैसे बोल रहे हैं? देखो, समझो मेरी बात यहाँ पे। ये रिएक्शन में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है ना, भले ये खुद हाइड्रोजन है, तो पर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। समझ में आया यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चल तो स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, फ्रोजन। ठीक है, स्लो कन्वर्सन ऑफ मेटल्स इनटू देयर undesirable compounds, sulfides, carbonates, oxides by interaction with the atmospheric gases and moisture। ठीक है, चलो समझ में आया? नहीं समझ में आया, मैं समझा देता हूँ कि देखो बेटा, जैसे आप देखा होगा कि आयरन रॉड वगैरह आप बाहर डाल दो, तो क्या होता है कि मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैस, मतलब एटमॉस्फेयर में जो गैस है O2 प्रेजेंट होती है मेनली इसके लिए, उसके कारण क्या होता है, आपको रस्ट मिलता है। क्या मिलता है? रस्ट मिलता है। इसका एक अलग ही कंसेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन आपकी बुक में भी सिर्फ दो ही टॉपिक, दो ही पैराग्राफ में करोजन और एसिडिटी खत्म कर दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा आप ज्यादा ब्रॉड पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ब्रॉड पढ़ना होगा तो फिर आप पढ़िएगा हमारे ब्रॉड लेक्चर्स पे। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो है, इसलिए वन शॉट की तरह खत्म करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे आयरन है, आयरन की जो O2 है 3/2 रेशियो इसका लिया जाता है, ये प्रेजेंट हो जाती है आपके एटमॉस्फेयर में ही, और मॉइस्चर भी आपको पता ही होता है कि आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। इन सब के कारण जब रिएक्ट करता है, उसके बाद बनाता है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, जिसको आप बोलते हैं रस्ट, जो सबको परेशान कर रहा है। इसके रस्ट के कारण मुझे लगता है काफी ज्यादा गवर्नमेंट को भी इन्वेस्ट करना पड़ा, जो पूल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन से क्या होता है कि जो आपकी मेटल मतलब मेटल है ना, वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा होता है। जैसे मेटल की अपर लेयर में रिएक्ट करता है, तो वो पूरा रस्टिंग से, देखो ऐसे रब करोगे ना, काफी टाइम से रस्ट होता है, पूरी रॉड खत्म हो जाती है, वो किसी काम की नहीं बचती ना। तो इसी कारण उसके अंदर की, मतलब उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी सब खत्म हो जाती है रस्ट के, मतलब लस्ट लगे होने का। इस मतलब अब आप कैसे उसको प्रिटेंड करेंगे, मतलब कैसे बचाएंगे अपने आयरन को? तो उसके लिए आप पेंटिंग वगैरह, मतलब वो डिजाइन वाली पेंटिंग, पेंट वगैरह से उसको पॉलिश कर सकते हैं, सबसे उसको बचा सकते हैं। अगला आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? देखो, घर में फ्रिज में मम्मी कहती है ना कि दूध शाम को टाइम फ्रिज में रख दो, नहीं खराब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे खाना होता है, मतलब 1-2 दिन ना खाओ, घर में रखा है तो एक अजीब सी बैड स्मेल देने लगता है, वो लगता है कि खाने का मन नहीं करता, वो तो खा ही नहीं सकते ना, वो तो मतलब डिस्टर्ब हो चुका हो, तो बैड स्मेल देने लगता है। तो उसमें क्या होता है, फूड जो होता है, ऑयल, मतलब ऑयल प्रेजेंट होता है फूड में, फैट प्रेजेंट होती है, वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर जाता है। क्या कर जाता है? ऑक्सीडेशन, जिसमें रिएक्शन में वो क्या करता है, बैड स्मेल, बैड टेस्ट प्रोवाइड कराने लगता है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचने के मेनली तरीके हैं, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, वैक्यूम प्रोडक्ट, मतलब क्या होता है, देखो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अब यहाँ पे आपने खाना रख दिया, तो आप ऑक्सीजन पाएगा तभी तो वो ऑक्सीडाइज होगा। जब वो ऑक्सीजन आप उसे दोगे नहीं, वैक्यूम में रख दोगे, तो कहाँ से ऑक्सीडाइज होगा? नहीं होगा ना। वेरी गुड। वैसे ही रिप्लेसिंग बाय नाइट्रोजन, जो आप चिप्स वगैरह के पैकेट्स खाते हैं ना, कि उसमें एक्सपायरी लिखे 2-2 महीने, अभी आप नॉर्मल आलू की चिप्स घर में बनाइए और बढ़िया से तलने के बाद रख दीजिए आप प्लेट में, मे बी 1 या 2 दिन के बाद वो खाने के लायक नहीं बचेगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बैड स्मेल देने लगेगी। लेकिन वो चिप्स में 2 से 3 महीने आराम से चल जाता है, उसमें एक्सपायरी लिखी रहती है, तो 3 महीने अप्रॉक्स लिखी ही रहती है, इससे ज्यादा ही रहती है। तो उसमें क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हम उसमें क्या फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन फिल कर देते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ, जो मतलब आप देखे होंगे कि जो भी आपका खाना, जैसे आप खाते हैं, उसके बाद जो खाना बच जाता है, आप नहीं खा पाते हैं, आप सोचते हैं कि उसको यूटिलाइज कर लेंगे, थोड़ी देर बाद खा लेंगे, आपको थोड़ी देर बाद खाने का मन है, तो आपको रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज में रख देते हैं, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में फ्रिज बोलते हैं। तो उससे भी आप अपने फूड को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचा लेते हैं ना। इस पूरी प्रोसेस को, ये जो पूरा बैड स्मेल, मतलब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट इन फूड रिजल्टिंग इन बैड टेस्ट एंड स्मेल। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, देख लेते हैं कोई टॉपिक छूटा तो नहीं, नहीं छूटा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सबको मजा आया होगा पढ़ के। तो विजन कोचिंग क्लासेस हमारा ऑफलाइन सेंटर भी चलता है चित्रकूट में, जिसकी लोकेशन है विकलांग विद्यालय के, मतलब इन फ्रंट ऑफ मंदाकिनी भवन। पिन कोड है 210 204। ठीक है, और साथ ही साथ इस क्लास की जो भी क्लास नोट्स चाहते हैं, मतलब क्लास पीएनजी चाहते हैं, जो भी, मतलब ये पूरी स्लाइड्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। तो सभी लोग जाओ, ज्वाइन करो, और इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी बुक रीडिंग जरूर करो। ठीक है, चल
धन्यवाद प्यारे बच्चों।